हेलो बच्चों, आप सबको नमस्ते। बीए सेकेंड सेमेस्टर के लिए हिंदी का आज ये मैं पाठ्यक्रम डिस्कस करने जा रहा हूँ। फिर आगे मैं इस पे आपके लिए वीडियोस लेके आऊँगा। तो सेकेंड सेमेस्टर में हमें क्या पढ़ना है हिंदी में? तो कार्यालयी हिंदी और कंप्यूटर पढ़ना है। अब जैसे इसमें स्पष्ट है कि दो पोर्शन है, एक तो कार्यालयी हिंदी का है और दूसरा कंप्यूटर का है। इस सेमेस्टर में यानी सेकेंड सेमेस्टर में कुल 8 यूनिट पढ़नी है हिंदी में। कितनी यूनिट पढ़नी है? 8 यूनिट पढ़नी है। अब हम अगर देखें सेकेंड सेमेस्टर की पहली यूनिट क्या है, तो पहली यूनिट कार्यालयी हिंदी से संबंधित है। आगे हम देखें तो दूसरी, तीसरी और चौथी यूनिट तक यानी 1, 2, 3, 4 यूनिट ये कार्यालयी हिंदी से संबंधित है। 5 से लेकर के 8वीं यूनिट तक कंप्यूटर से संबंधित है। अब देखो इसमें क्या क्या पढ़ना है, और ये पाठ्यक्रम नई शिक्षा नीति के अनुरूप बड़ा सोच समझ करके रखा गया है। ये सेकेंड सेमेस्टर का जो पाठ्यक्रम है ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं, उसमें ये पूछा जाता है। कार्यालयी हिंदी का जो सिलेबस बनाया गया वो यूपी पीसीएस के लिए जो परीक्षा होती है, आरओ की जो परीक्षा होती है, और बहुत सारी परीक्षाएं जो यूपी एसएससी यानी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा आयोग से कंपटीशन वाली आयोजित होती हैं, उन सब में ये पूछा जाता है। तो इसे बहुत ध्यान से, गंभीरता से पढ़ें, ये आपके आगे के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अब कार्यालयी हिंदी देखें, पहली यूनिट में हमें क्या पढ़ना है? कार्यालयी हिंदी का स्वरूप, उद्देश्य और क्षेत्र। तो इसमें देखिए कि पहले कार्यालयी हिंदी होती क्या है। यानी हमने पिछले सेमेस्टर में जो हिंदी पढ़ा था वो हिंदी कविताओं के बारे में था। गोरखनाथ से सिद्धोनाथों की कविताओं से लेकर के आधुनिक काल तक की कविता फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब सेकेंड सेमेस्टर में हम जो हिंदी पढ़ रहे हैं ये थोड़ी सी अलग है। ये हिंदी कार्यालय में प्रयोग की जाने वाली हिंदी है, यानी हमारे देश का या हमारे प्रदेश का जो कामकाज चलता है, सरकारी कामकाज चलता है, उसके लिए ही जो हिंदी भाषा प्रयोग की जाती है उसे कहा जाता है राजकाज की हिंदी। तो जो राजकाज की हिंदी है उसी का एक नाम है कार्यालयी हिंदी, जो हमारे कार्यालयों में प्रयोग की जाती है। हम जानते हैं कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक राजभाषा हिंदी का प्रावधान किया गया है। तो राजभाषा हिंदी का मतलब कि अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में भी काम किए जाएंगे। सरकारी शासनादेश जो निकलते हैं वो सब हिंदी में भी होंगे। तो जो कार्यालय हैं उसमें हिंदी का प्रयोग किया जाता है, और वह हिंदी थोड़ी सी अलग है। क्यों अलग है? वह इसलिए अलग है कि हमें नई हिंदी इसलिए बनानी पड़ी कि उसका एक निश्चित प्रारूप होना चाहिए, ताकि पत्रों या शासन के पत्रों को पढ़ने में कोई दुविधा ना हो, कि कहने और पढ़ने में कोई अंतर ना महसूस हो। जो बात कही जाए ठीक वही बात समझी जाए, तो इससे प्रशासनिक दक्षता आती है। कहीं कोई कन्फ्यूजन होगा तो शासन प्रशासन के काम अच्छे से नहीं चल पाएंगे। तो पहली यूनिट में कार्यालयी हिंदी का स्वरूप क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका क्षेत्र क्या है, यह सब पढ़ना है। तथा इसमें एक चीज़ और पढ़ना है कि जो सामान्य हिंदी होती है या जो साहित्य की हिंदी है या बोलचाल की हिंदी है, उससे क्या संबंध है कार्यालय की हिंदी का। साथ ही ये भी देखना है कि कार्यालयी हिंदी की संभावनाएं क्या क्या हैं, भविष्य में इस हिंदी में क्या सुधार हो सकता है। जैसे कंप्यूटर आया तो कार्यालयी हिंदी में कंप्यूटर का क्या उपयोग हो सकता है, तो इसकी संभावनाएं कितनी हैं या इसका भविष्य कैसा है, इसके बारे में कुछ सामान्य जानकारी भी आप लोगों को पढ़नी है। कि जो हमारे कार्यालय होते हैं, जैसे हमारे महाविद्यालयों का कार्यालय है या किसी अस्पताल के कार्यालय होंगे या नीचे के ग्राम पंचायतों से लेकर के जिला स्तर तक के कार्यालय होंगे या फिर सचिवालय से लेकर के केंद्र तक के अनेक कार्यालय होंगे, इन सब में कैसे काम होता है, इनके बारे में भी थोड़ी जानकारी आप लोगों को लेनी है या पढ़नी है। ये पहली यूनिट है। जब हम दूसरी यूनिट की बात करते हैं तो पारिभाषिक शब्दावली। अब कोई भी भाषा बनेगी तो उसके शब्द तो होंगे ही। तो कार्यालयी हिंदी के अपने कुछ निश्चित शब्द होते हैं। ये शब्द
जानबूझ करके ऐसे गढ़े जाते हैं, इनको बनाना पड़ता है ताकि इनके दोहरे अर्थ ना निकलें, एक निश्चित अर्थ निकले। अब अंग्रेज़ों के समय ज़्यादातर काम अंग्रेजी में ही होते थे, या सब काम अंग्रेजी में होते थे, उसके पहले फ़ारसी में होते थे, आज़ादी के बाद हिंदी में काम होना शुरू हुआ। तो हमें ऐसे शब्द गढ़ने पड़े जो जुडिशरी के लिए यानी न्यायपालिका के लिए उपयुक्त हों। हमें कुछ ऐसे शब्द गढ़ने पड़े जो तकनीकी और विज्ञान के लिए उपयुक्त हों, या प्रशासन के अन्य क्षेत्रों के लिए वो शब्द उपयुक्त हों हिंदी में। अब जैसे मैं उदाहरण के रूप में समझाऊं तो इनरोलमेंट एक शब्द है। इनरोलमेंट की हिंदी होती है नामांकन। साथ ही एक दूसरा शब्द है रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन की हिंदी होती है पंजीकरण। अब इस इनरोलमेंट के लिए जहाँ भी प्रयोग किया जाएगा नामांकन शब्द ही प्रयोग किया जाएगा। अगर हम पंजीकरण प्रयोग कर देंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक उसी तरह से रजिस्ट्रेशन का एक ही अर्थ होगा, एक ही हिंदी में शब्द प्रयोग किया जाएगा, पंजीकरण। तो एक निश्चित शब्द जो है वह अपने आप में परिभाषित होता है, वह निश्चित अर्थ की अभिव्यक्ति करता है, उसके 2 या 3 अर्थ नहीं निकलते हैं। जैसे जब हम कविता पढ़ते हैं तो प्रसंग के अनुसार किसी शब्द के अलग अलग अर्थ निकाल लिए जाते हैं, लेकिन यही कार्यालयी हिंदी में अंतर है कि सदैव एक शब्द का एक ही अर्थ निकलेगा, उसके अलग अलग अर्थ नहीं निकलेंगे। किन सिद्धांतों के आधार पर ये परिभाषिक शब्दावली बनाई जाती है उसको भी हमें देखना पड़ेगा। साथ ही कार्यालय में कौन कौन से अधिकारी होते हैं, नीचे से लेकर के ऊपर तक अधिकारियों का क्या क्रम है, जब पत्र लिखा जाता है तो उनके क्या क्या पदनाम होंगे, संबोधन होंगे। तो इसलिए हमें कार्यालय में कौन कौन से पद होते हैं, संबोधन या तरह तरह की जो शब्दावलियां हैं, चाहे वो प्रशासनिक हो, विधिक मतलब कानूनी शब्दावलियां जो हैं उनके बारे में जानने को, पढ़ने को मिलेगा। इसमें से सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा। जैसा मैंने पहले कहा कि कार्यालयों में मौखिक रूप से काम नहीं होता, लिखित रूप में काम होता है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ भी ये समझ लीजिए कि ये पेपर होगा ऑब्जेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा सेकंड सेमेस्टर का। तो ऑब्जेक्टिव में तो फिर बड़ी दुविधा है कि प्रश्न कैसे बनाए जाएंगे। अब ये पत्रों के प्रारूप हैं तो प्रश्न कुछ इस तरह से बनेंगे। अब जैसे दे दिया कि निम्नलिखित में से एक सरकारी पत्र की विशेषता नहीं है, या कार्यालय आदेश का प्रारूप निम्नलिखित में से कौन सा प्रारूप में कौन सा एक ऑप्शन सही नहीं है। तो इनको हम विस्तार में पढ़ेंगे, तभी हम आसानी से इनको हल कर पाएंगे, और विस्तार में पढ़ना भी चाहिए। साथ ही हम कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी देखेंगे अगले कुछ वीडियोज़ में, ताकि आप लोगों की एक समझ भी विकसित हो सके। तो हम एप्लीकेशन लिखते हैं तो एप्लीकेशन के लिए हिंदी में आवेदन पत्र है। तो तरह तरह के आवेदन पत्र होते हैं, इसका एक निश्चित प्रारूप होता है। ये महत्वपूर्ण है सरकारी पत्र, जो सरकार के कामकाज के लिए एक पद से दूसरे पद को, एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को पत्र लिखे जाते हैं, वो सरकारी पत्र कहे जाते हैं। तो ये सरकारी पत्र क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक इसी तरह से अर्ध सरकारी पत्र, जब किसी विशेष विषय के संदर्भ में कोई अधिकारी अपने समकक्ष अधिकारी को विशेष आग्रह के साथ पत्र लिखता है तो अर्ध सरकारी पत्र कहा जाता है। इसका प्रारूप सरकारी पत्र से थोड़ा सा अलग होता है कि प्रेषक का नाम कहाँ लिखा जाएगा और प्रेषिती यानी जो पाने वाला है उसका नाम कहाँ लिखा जाएगा, इसमें अंतर होता है। तो ये देखना पड़ेगा। कार्यालय आदेश क्या होता है, परिपत्र, जब कोई एक पत्र का संबंध बहुत सारे अधिकारियों या कार्यालयों से हो तो एक ही पत्र से काम चला दिया जाता है। जैसे मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश का पत्र लिखे सभी जिलों के डीएम को, तो ऐसा पत्र परिपत्र कहा जाएगा, उसका प्रारूप अलग होगा। अधिसूचना यानी जो नोटिफिकेशन जारी होता है वो पढ़नी है। कार्यालय ज्ञाप, विज्ञापन, निविदा, संकल्प, प्रेस विज्ञप्ति, इन सब की विशेषताएं और प्रारूप, 2 चीज़ें आपको पढ़नी है। एक तो इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, दूसरा इनके क्या प्रारूप हैं, ये लिखे कैसे जाएंगे, इनके बारे में जानकारी लेनी है। तो दूसरी और तीसरी यूनिट बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम आगे चौथे यूनिट पर आते हैं तो ये जो मैं प्रारूप बता रहा हूँ ड्राफ्टिंग, ये चौथी में विस्तार से पढ़ना है कि कहाँ पर किसी भी पत्र में कहाँ सेवा में लिखा जाएगा, कहाँ पर महोदय लिखा जाएगा, कहाँ पर पत्रांक और दिनांक लिखा जाएगा, कहाँ पर पत्र का जो नंबर है वो कहाँ रहेगा, दिनांक कहाँ रहेगा, या विषय कहाँ लिखा जाएगा, ये जो तय के नीचे भवदी ये कहाँ लिखा जाएगा, ये जो रूप तय होता है, प्रारूप तय होता है, इसे ड्राफ्टिंग कहते हैं, प्रारूपण कहते हैं। इसी तरह से
जैसे किसी फाइल पर नीचे से ऊपर की ओर भेजनी है या ऊपर से नीचे की ओर आनी है, नीचे के अधिकारी से ऊपर के अधिकारी की ओर, तो उसमें टिप्पणी लिखी जाती है। जैसे नोट लगा करके, इसको अंग्रेजी में नोटिंग कहते हैं टिप्पणी को, कि अधिकारी के द्वारा उस फाइल के संदर्भ में कुछ बातें बता दी जाएंगी कि ये ऐसे ऐसे है, इस पे ये कार्रवाई करनी है या होनी है। तो पूरा पत्र पढ़ने की बजाय उस पर नीचे के जो ऊपर वाला अधिकारी है वो ये जान जाता है कि नीचे के अधिकारी ने क्या लिखा है, हमें क्या कार्रवाई आगे करनी है। संक्षेपण होता है, किसी कोई पत्र बहुत विस्तार में है, 5-6 पेज में है, तो 4 लाइन में उसका क्रक्स निकाल करके लिख दिया जाए, लगभग 1/3 होता है। ठीक इसी तरह से पल्लवन का मतलब कोई चीज़, कोई गूढ़ शब्दावली है, गूढ़ वाक्य है, उसको विस्तारित कर दिया जाए। कोई नियम है, विनियम है, जिसको समझ में नहीं जो आ रहा है तो उसका विस्तार कर दिया जाए। प्रतिवेदन का मतलब होता है किसी मामले पर रिपोर्ट देना। तो ये इस यूनिट में ये सब हमें पढ़ने हैं। यहाँ देखिए, निबंध लेखन और रिपोर्ट में क्या अंतर होता है, ये भी पूछा जा सकता है। अब 5वीं यूनिट से कंप्यूटर की बातें आती हैं। अब जब हम कंप्यूटर के बारे में आते हैं तो आज के युग में कंप्यूटर अनिवार्य है, आप सब इससे परिचित हैं। तकनीकी और वैज्ञानिक युग में हिंदी का कंप्यूटर से क्या संबंध है, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और पूछा जाता है हर जगह। तो पहली इसमें 5वें यूनिट में कंप्यूटर का परिचय है और हिंदी भाषा में कैसे कंप्यूटर का विकास हुआ, कंप्यूटर में हिंदी भाषा का जो विकास हुआ वो कैसे कैसे हुआ, आज हिंदी में कैसे टाइपिंग हो रही है, क्या हो रही है, ये सब जानना समझना है। या भविष्य में जो हिंदी है वो कंप्यूटर में कैसे प्रयोग की जाएगी। अगली यूनिट हम देखें 6वीं यूनिट, तो इंटरनेट क्या होता है और ईमेल क्या होता है, और साथ ही हिंदी का कैसे, इंटरनेट और हिंदी का क्या संबंध है, हिंदी में ईमेल कैसे लिखे जाएँ या कैसे लिखा जाता है या प्रयोग कैसे होता है। हिंदी में कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं, कौन सी वेबसाइट हैं, इसको भी जानना है। सोशल मीडिया का युग जान ही रहे हैं, तो आज फेसबुक पे या यूट्यूब पे, इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे हिंदी में बहुत आसानी से लिखा जा सकता है। तरह तरह के टूल आ गए हैं, टाइपिंग के लिए वॉइस टाइपिंग आ गई है। तो हिंदी कैसे लिखी जाए, ये सोशल मीडिया पर ये भी हमें एक यूनिट पढ़नी है। ठीक इसी तरह से हिंदी भाषा में आजकल ई टीचिंग की बात होती है, ऑनलाइन हम लोग पढ़ ही रहे हैं। तो ठीक इसी तरह से कौन कौन से ई कंटेंट हैं, इंटरनेट पर बहुत सारी हिंदी की पत्रिकाएँ हैं, ऑडियो विजुअल्स हैं, यूट्यूब वगैरह पे जो भी हैं, ब्लॉग इसी तरह से लिखे जाते हैं, फेसबुक है, ई लाइब्रेरी है, बहुत सारे चैनल हिंदी के लिए हैं, ज्ञान दर्शन है, ई पाठशाला है, स्वयं है, मूक्स है, पॉडकास्ट होते हैं, बहुत सारी वर्चुअल क्लासेस हैं, तो ये सब भी पढ़ना है। लास्ट यूनिट देखें तो इसमें कंप्यूटर टाइपिंग और शॉर्ट हैंड के बारे में है, तथा साहित्य में शोध क्या है, रिसर्च क्या है। 1 आध प्रश्न 2 प्रश्न इससे आ सकता है, ज़्यादातर ये एमए के स्तर पे पूछा जाता है या फिर उससे आगे की कक्षाओं में, पीएचडी वगैरह में। हिंदी भाषा में कौन कौन से फ़ॉन्ट प्रयोग किए जाते हैं, जैसे यूनिकोड है तो बहुत आसानी से पूरी दुनिया में यूनिकोड प्रचलन में है। इसी जो हम लोग व्हाट्सएप वगैरह पे लिखते हैं वो यूनिकोड में लिखा जाता है, तो आसान है। स्पीच टू टेक्स्ट हम बोल के टाइप करते हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट है। पीपीटी स्लाइड्स कैसे बनाई जाए, पोस्टर का निर्माण कैसे किया जाए, और इसमें इसका बी पार्ट जो है वो हिंदी साहित्य में शोध है कि रिसर्च क्या होती है, हाइपोथेसिस कैसे बनाई जाए, यानी कोई जो शोध की समस्या है उस पर एक परिकल्पना का निर्माण करना पड़ता है, फिर हम उसका परीक्षण करते हैं। तो ये परिकल्पना का परीक्षण क्या होता है, फिर परिकल्पना का उत्पादन, यानी उसे क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, फिर ये सब उसके कौन कौन से चरण हैं, क्या साहित्यिक शोध का क्या उद्देश्य हो सकता है, ये सब हमें पढ़ना है। तो ये थी 8 यूनिट में। मेरी समझ से तो इसमें 2-3 यूनिट बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब जैसे ये दूसरी और तीसरी तथा चौथी यूनिट ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बाकी कंप्यूटर के बारे में 5वीं 6वीं से तो प्रश्न आएगा ही आएगा। आगे के कुछ वीडियोस में, ये तो सिलेबस हमने डिस्कस किया, आगे के कुछ वीडियो में हम आपके लिए ये सब डिटेल में लेकर के आएंगे। तो आशा है कि आप सबको ये समझ में आया होगा।